हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी बच्चे कर रहे थे, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेरा बैच अब आ चुका है। जी हाँ। सो काफ़ी टाइम से बच्चों ने मुझे बोला था, मैंने बहुत इग्नोर किया या कह लीजिए कि टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये बैच आज लॉन्च हो रहा है। लेकिन ये बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे साथ चलता रहा, बिजीनेस चलती रही, मेरे को टाइम नहीं मिला और उस वजह से शायद ये कोर्स लॉन्च नहीं हुआ। पहले मैं उन सब बच्चों को सॉरी बोलना चाहूंगा सबसे पहले, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते थे लेकिन मेरे टाइम ना देने की वजह से वो मुझसे नहीं पढ़ पाए। और आई होप अब वो बच्चे मुझे आगे रेकमेंड करेंगे, जो भी उनके जूनियर्स अब सीए फाइनल में आए हैं या फिर जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो इस बार सीए इंटर क्लियर करके सीए फाइनल में आ रहे हैं, ये उन सब बच्चों के लिए ये बैच काम का होगा। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बार कुछ आप सबके साथ बात करना चाहूंगा। मुझे सीए के बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत साल हो चुके हैं। मैं 2011 से क्वालिफाइड हूँ। 14 साल मुझे क्लियर करे हो चुके हैं और इंडस्ट्री के अंदर एक काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे है सीए के बच्चों को पढ़ाने का। मैं अब तक सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के बच्चों को पढ़ाता आ रहा था। सीए फाइनल मैंने बस पिक नहीं किया था, क्योंकि इन्हीं में इतना बिजी था कि टाइम नहीं मिलता था। फिर जब नया कोर्स आया तो मैंने एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस, जो कि 2 पेपर का एक पेपर में चला गया, तब मैंने सोचा था कि मैं अब इसको शुरू करूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा। लेकिन फिर एकदम से ऐसा हुआ कि वहां पर बैचेस अटेम्प्ट 3-3 बार आने लगे, सब कुछ इस तरह से बहुत मैसअप हो गया, मतलब कि मेरे लिए मुश्किल हो गया कि मैं टाइम निकाल पाऊं। लेकिन अब जाकर थोड़ा सा मैं रिलैक्स फ्री हो गया हूं, क्योंकि अब थोड़ा सा ना आईसीआई की तरफ से हमें एक रिलैक्सेशन मिलने लग गया है कि हमारे बैचेस थोड़े से कम हो गए हैं। इन द केस मैं कह सकता हूं कि भाई अब जो थर्ड बैच होता है ना हमारा, वो छोटा बैच होता है, तो हम उसको ऑफलाइन ना लेकर ऑनलाइन मोड पे ले पाते हैं। तो मैंने प्लान किया कि भाई अब मुझे यहां से अपना एफआर का बैच लॉन्च कर देना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह से मैंने आज तक फाउंडेशन में पढ़ाया, इंटर में पढ़ाया, उसी क्वालिटी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ ये एफआर का बैच भी उसी तरह से आना चाहिए। और कई बार कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो ये वही वाली बात है। मैंने इसके लिए बहुत टाइम लिया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के साथ आप सबके सामने आऊं, और जो चीज आपने मुझसे पहले हमेशा कॉन्सेप्चुअली डिटेल में पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, उसको भी हम अब यहां पर और अच्छे से आपको पढ़ाएं, ताकि एफआर जैसा सब्जेक्ट, जो कि फिर से सीए फाइनल का पहला पेपर होगा, और पहला पेपर हमेशा से मेरे पास हमेशा से पहला पेपर रहा है, चाहे वो ग्रुप 1 का रहा हो चाहे ग्रुप 2 का रहा हो। और फाउंडेशन लेवल पर अकाउंटिंग सब्जेक्ट था आपके। फिर सीए इंटर लेवल पर जिन्होंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अकाउंट्स, एडवांस अकाउंटिंग पहले पढ़ा था, आई होप वो बच्चे काफी हद तक अब सीए फाइनल के एग्जाम देने वाले होंगे। और जिन्होंने उसके बाद भी क्लियर किया, जिन्होंने एडवांस अकाउंटिंग पढ़कर भी अपना सीए इंटर क्लियर किया, उनका भी पहला पेपर था। और अब मेरे साथ सीए फाइनल के अंदर उनका फिर से एक पहला पेपर आने वाला है, एफआर। और आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हैं, मेरा पहला पेपर होने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि मैं आप लोगों का ग्रुप, सिंगल ग्रुप हो चाहे बोथ ग्रुप्स हो, आपका कोई भी लेवल क्लियर कराना हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि मैं आपको पहले पेपर के लिए इतना बेस्ट प्रिपेयर करूं, ताकि आप लोग बिल्कुल बेस्ट तरीके से एक अच्छे मार्क्स के साथ अपने अगले पेपर की तरफ बढ़ें। क्योंकि अगर पहला पेपर थोड़ा सा भी खराब होता है, तो आप जानते हैं कि उसका इंपैक्ट अगले आने वाले पेपर पे पड़ता ही पड़ता है। और इस चीज को लेकर आप सब एग्री करेंगे मुझसे, अगर पहला पेपर अच्छा होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। और वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि जो अगले जो पेपर अगर आपको डिफिकल्ट लगते भी होंगे ना, तो वो आपके लिए इजी बन जाते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं, और आपके साथ चाहे मैं ऑनलाइन मोड पर ही अवेलेबल हूं फिलहाल। आई होप, मेरे को लगता नहीं कि सीए फाइनल की क्लासेस दोबारा से ऑफलाइन मोड पर कभी जाएंगी, लेकिन जिस भी तरह से मैं आपके पास अवेलेबल हूं, मैं आपको अपना 110% देने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। जिस तरह से अब तक हमने आज तक ऑफलाइन में पढ़ा था, या आप मुझसे ऑनलाइन में पढ़े हैं, किसी भी मोड पे आप मुझसे पढ़े हैं, वहां पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम आपको अपने तरफ से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करें। और वही चीजें अब यहां पर भी आपको मिलेंगी, चाहे वो टेस्ट की बात रही हो, चाहे वो डाउट्स की बात रही हो, किसी भी तरह से रहा हो, वो पूरा सपोर्ट आपको फिर से मिलने वाला है। ये जो बैच होने वाला है, इस बैच को लेकर मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मेरी तरफ से आपको एक पूरा ये अनाउंसमेंट के फॉर्म में मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये बैच की वैलिडिटी आपको पूरी 3 साल की मिले। यानी कि 3 साल तक आपका ये कोर्स आपके पास अवेलेबल होगा। और मार्केट के अंदर भी मैंने ये कोशिश की है कि भाई मैं आपको टू व्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से
या क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। इन केस अगर किसी को दिक्कत आएगी तो मुझसे कांटेक्ट करेगा डायरेक्टली। मुझसे लगता नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला भी हमारा पास एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बच्चे पूरा एक बार देखने के बाद दोबारा पूरा नहीं देखते, टाइम बच जाता है। इसलिए नॉर्मली मार्केट में 1.5, 1.7, 1.8 ऐसे व्यू चलते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको 2 व्यू में लेकर आया हूं कि भाई अगर कोई दिक्कत आए तो दोबारा भी पूरा देखने का चांस होना चाहिए बच्चे के पास, ठीक है। फिर भी इन केस अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मेरा नंबर आप सबके पास हमेशा रहेगा। कुछ के पास ऑलरेडी है और कुछ को मेरी तरफ से अभी मिल जाएगा, और वहां पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग भी आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका बड़ा भाई अब आपको बिल्कुल बेस्ट वे में आपका सीए फाइनल का एफआर क्लियर कराने के लिए आया है। समझ गए आप लोग? सो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे एफआर के बारे में, जिसके अंदर डिटेल में जरा जानेंगे कि क्या है एफआर और हम एफआर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या आपको मेरी तरफ से मिलने वाला है। ये बेसिक सी बातें आपको मिलेंगी। फिर धीरे धीरे करके हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, अपना कोर्स की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, हमें जानना को मौका मिलेगा। तो आज का पूरा लेक्चर कहीं ना कहीं आपको डिटेल बताने वाला है कि हमारा आगे का कोर्स कैसा होने वाला है। समझ गए आप लोग? तो आई होप मैं अब आगे बढ़ सकता हूं और आपके साथ मैं आपके लिए अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकली बोलूंगा, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैं मार्केट को रिसर्च करने के बाद आपके लिए ये सिलेबस का कोर्स लेकर आया हूं, और मैंने मार्केट में 2 तरह के जो एक कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं बच्चों के, कि भाई सर टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें दिक्कत आती है कंप्लीट करने में, मतलब कि हम कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आर्टिकलशिप का प्रेशर है, और आर्टिकलशिप के साथ साथ हमें अपने पास पढ़ने का मौका मिलेगा, ये बहुत रेयर होता है, बहुत टाइम कम मिलता है पढ़ने के लिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी में ख़त्म कर सकें हमारे लिए बेटर होगा। दूसरा ऑप्शन होता है जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में चलता है क्या जी, एग्जाम ओरिएंटेड चलें कि सिर्फ एग्जाम वाला पढ़ें ताकि एग्जाम का पढ़कर पास हो जाए। अब उसके एग्जाम का पढ़ के पास होने में ना एक रिस्क होता है, तुक्का बैठ गया, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ कहते हैं ना सारे सितारे एक लाइन में आ गए और आपकी किस्मत चमक गई, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, 60-70 मार्क्स आ जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा, एग्जामिशन निकल आई, को चाहिए भी क्या। लेकिन अगर गलती से भी वो तुक्का सही नहीं बैठा तो आपके मार्क्स 50 भी पहुंचने मुश्किल हो जाते हैं, और फिर वहां दिक्कत आती है। जो पहला पेपर मैं मानता हूं कम से कम 75 प्लस 80, 85, 90 भी जा सकता है, जो ये पहला पेपर ऐसा है जिसको लेकर मुझे अभी ना, जब मैंने इसको दोबारा मैंने आपको प्रिपेयर करना शुरू करा, इस चीज के लिए नोट्स बनाने शुरू करे, काम करना शुरू करा, मुझे समझ में आया कि मैंने पहले क्यों नहीं किया क्योंकि कितना कंटेंट सारा का सारा वही है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है और काफी हद तक आपको पढ़ाना है, और सिमिलर बेसिस पे थोड़ा डिफरेंट चेंजेस के साथ, तो इतना कोई मुश्किल था नहीं। ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। हाँ मेरी गलती है, मैं बस मिस्टेक मानता हूं कि मैंने बहुत लेट कर दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और आप लोगों के लिए इसको बेस्ट फॉर्म में लाने की मेरी जिम्मेदारी रही। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर पूरा सपोर्ट इस तरह से आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं ना, मैंने इसको बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पे रखना है, ना ही मैंने इसको शॉर्ट बेसिस पे रखना है। ऑल्दो हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा कि हम भी एग्जाम ओरिएंटेड निकालेंगे, और जो बच्चे मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैंने जब भी अपनी तरफ से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए या कोई इंपॉर्टेंट एएस दिए, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए, तो वो हमेशा एग्जाम में आए हैं। ये माता रानी की कृपा रही है मेरे पे आज तक कि भाई हम जो प्रेडिक्ट करते आए वो चीजें चलती रही आज तक, और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार, मतलब मैंने तो काउंट करना भी छोड़ दिया कि कितने मार्क्स पे कितना पेपर आया था। लेकिन वो अगला स्टेप होगा मेरा पहला स्टेप आज ये है कि मैं आपको एक रेगुलर बैच प्रोवाइड करूं, और वो रेगुलर बैच शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, वो बहुत डिटेल में जाकर कॉन्सेप्चुअली बहुत टाइम लगाकर भी नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके दोनों काम पूरे हो जाएं, कम से कम 80 मार्क्स आ जाएं। मैं 80 मार्क्स के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि 80 मार्क्स का टारगेट मेरा शुरू से रहेगा। अगर मैं पढ़ रहा हूं ना एफआर, अपने लिए पढ़ रहा हूं, मेरा सीए फाइनल का पेपर होगा, तो मैं चाहूंगा ना कि मेरा पेपर 80 प्लस का होना चाहिए, मैं 80 प्लस के मार्क्स ला सकूं उसके अंदर। तो मेरी इसी उम्मीद से चाहता हूं कि मैं इसी तरह से पढ़ाऊं। देखो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो बच्चा बेकार होता है या बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ उसको पास होने की उसके अंदर काबिलियत होती है। और इन केस आप सब ये बच्चों की बात करूं तो आप में से
8% बच्चे एवरेज ही होते हैं। 2% बच्चे ऐसे होते हैं, 2% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं वैसे तो मैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रैंक होल्डर्स की लिमिट्स में आते हैं, रैंक होल्डर के टाइप्स के आते हैं, और उनके लिए वो चीज अपने आप ही ईजी होती है। उनको अगर आप 2 चीजें बताओगे तो 4 चीजें वो अपने आप कर लेंगे। लेकिन एवरेज बच्चों के साथ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, बट लेकिन क्वांटम भी तो वही है ना, भीड़ भी तो वही है। उनके साथ अगर मेहनत करूंगा ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए कि हाँ भाई उनके लिए और अच्छा रिजल्ट लेके आ सके। और जो रैंक वाला बच्चा है वो तो ऑब्वियस ही बात है रैंक लाएगा, वो मुझसे बड़े किसी से भी बड़े वो रैंक ले आएगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानता नहीं, मैं कभी नहीं मानता कि रैंक कभी भी किसी टीचर की वजह से आता है, कभी नहीं आता। हर टीचर हर बच्चे को सेम पढ़ाता है, बस कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, वो अच्छे रैंक ले आते हैं, हमको लगाने का मौका मिल जाता है, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो यहां पर। इसी तरह से अब ये बच्चा भी आपके सामने है, ये रैंक 40 था, काफी टाइम हो गया वैसे इस बच्चे को, लेकिन एडवांस अकाउंटिंग मार्क्स देखिए 98। बच्चा ब्रिलियंट था, मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करी तो वहां पे अच्छे मार्क्स आ गए। AR 40 आया, आप कहोगे सर इतने अच्छे मार्क्स आए भी AR 40 आया, हाँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर उसके मार्क्स अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं, इतने अच्छे नहीं, लेकिन अच्छे थे। और इस बच्चे ने काफी चीजें सेल्फ स्टडी भी करी थी, तो अगर ये और अच्छा करता, थोड़ी और गाइडेंस मिल जाती तो अच्छा रैंक ले आता। तो ऐसे ही होता है हर बच्चे के साथ। हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई हम एक एवरेज बच्चे को अच्छे मार्क्स की तरफ ले जाएं, ताकि उसका ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, बोथ ग्रुप्स का पार्ट हो, हमारा पेपर उसकी हेल्प करे। मेरा कंसर्न यही रहेगा आप सबके साथ में। तो आप लोग इसी पे फोकस कीजिएगा, मेरी बातों को मानना है, जैसे फाउंडेशन में माना, जैसे इंटर में माना, सेम फाइनल में भी वैसे ही मानना है। मैं मानता हूं आप लोगों के लिए रिवीजन करना मुश्किल होगा, इसके लिए भी मैं एक क्रक्स लेके आया हूं, एक सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैं अभी आपको उसको डिटेल में बताऊंगा कि रिवीजन के रिगार्डिंग भी क्या करना होगा हमें, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमारे टेस्ट कैसे होंगे, हमारा सिलेबस क्या है, ये सब बातें डिटेल में आपको आज जानने को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस की बात शुरू करेंगे। यार देखो मेरे पास ना बहुत टाइम है, आपके पास भी बहुत टाइम है, लेकिन पढ़ने का टाइम कम है। तो पढ़ने के टाइम को ना यूटिलाइज करने के लिए आज पहली क्लास, आप जानते हैं ना मेरी पहली क्लास हमेशा क्या होती है कि आपके साथ डिस्कशन होता है, आपके बारे में जानना होता है, आप मेरे बारे में जाने, और एक थोड़ा सा अपना जो सिलेबस है बेस्ट वे में बना दे, ताकि आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत ही ना आए कि आप कहीं फंसे फंसे फील करो। नहीं, आपको बिल्कुल हर चैप्टर के बाद एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जी ये हो गया, ऐसा हो गया, बढ़िया हो गया, टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गई, ये चाहिए। और वो करना पड़ेगा, हम मिलके करेंगे, क्योंकि अब यहां से आपके FR की जिम्मेदारी मेरी है। समझ गए आप? जैसे फाउंडेशन निकाला, इंटर निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, अब ऐसे ही CA फाइनल का FR भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। चलिए सॉरी। तो अब आपके पास आते हैं, सबसे पहले जय माता दी, सबका पेपर अच्छा होना चाहिए, कोशिश ये आपकी भी है, मेरी भी है, और हमेशा रहेगी। तो ये इंट्रोडक्शन टू FR है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सब्जेक्ट का नाम बदल गया, फाउंडेशन लेवल पर क्या बोलते आए आप? अकाउंटिंग है सर। अकाउंटिंग, हाँ 11 12 से पढ़ी थी ना अकाउंटिंग, वैसी अकाउंटिंग। फाउंडेशन का लेवल में 11 12 का बेस तो था, आपने किया, अच्छे से किया, अच्छे मार्क्स आए, बढ़िया हुआ। इवन सितंबर 25 में तो हमारे बच्चे के 99 मार्क्स, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए। और मैं ऐसा ही कुछ चाहता हूं कि FR में भी हो, और वो बच्चा इस बार अभी इंटर देगा, अगली बार FR जाके आके फाइनल भी पढ़ेगा, तो वो क्या पता मेरे लिए वो काम करे, और क्या पता आप में से भी वो ऐसा कोई बच्चा हो। तो CA फाइनल का जो नाम है FR है, लेकिन उससे पहले CA इंटर का नाम एडवांस अकाउंटिंग था। अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग एंड नाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नाम थोड़ा सा बदला। जैसे जैसे हम इस सिलेबस को पढ़ते जाएंगे ना, आपको समझ में आता जाएगा इसका नाम रिपोर्टिंग में क्यों है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों बन गया। क्योंकि अब हमारा काम सिर्फ अकाउंटिंग का नहीं रह गया। अकाउंटिंग होगी, नो डाउट अकाउंटिंग होगी, लेकिन अकाउंटिंग के साथ साथ इसको रिपोर्ट कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। तो हम अपनी अकाउंटिंग करते कैसे थे, उसका बेस क्या था, वो बताया जाएगा। तो मैं और डिटेल में जाऊं इसके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं अपने पास कि इसका पॉइंट हमें कैसे कंप्लीट करना है, कितना सिलेबस रहेगा, कैसे होगा। बिल्कुल सिंप्लीफाई करा है, कोर्स को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। और मैंने आपको क्या बोला कि मुझे ना टाइम को थोड़ा सा सेव करके चलना पड़ेगा, मैं यहां पर आपका ज्यादा टाइम नहीं ले सकता।
तो हम उस टाइम को सेव करने के लिए कोशिश यही करेंगे कि क्लासेस के अंदर जितनी भी चीजें मैं लिखवाऊंगा आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। थ्योरी जितनी भी चाहिए वो आपको बुक के अंदर लिखी हुई मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी बुक की टेंशन कुछ नहीं लेनी है। कंटेंट सारा कॉन्सेप्चुअल बुक के अंदर मिलने वाला है, जितने भी एग्जाम्पल्स पॉइंट वगैरह मैं सब को जो है वो अपनी कॉपी में लिखवाता हुआ चलूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आज की शीट जो है ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको वहां से नोट कर लीजिएगा। लेकिन मैं इंटर लेवल पे भी करता था, फाउंडेशन लेवल पे भी करता था, लिखवाता जरूर था। मैं ये बोल दूं कि बेटा लिखना नहीं है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मेरी कहानी सुनिएगा। जब मैं सीए फाइनल में आया ना, तो मैंने इंटर के वक्त अपने अंदर एक कमी महसूस की थी कि भाई मेरा जो इंटर का एग्जाम था ना उस वक्त पर वो करीबन 15 महीने के बाद होता था। 15 महीने के बाद फाउंडेशन क्लियर किया, उसके 15 महीने के बाद सी इंटर का एग्जाम आएगा। और उस 15 महीने में ना हमारे टाइम पर तो क्लासेस ऑडिटोरियम में हुआ करती थी, तो टीचर्स के तरफ से टेस्ट को लेकर कोई इतना वो नहीं था कि हाँ टेस्ट होंगे ही होंगे। कभी कभार पूरे कोर्स में कोई एक आधा टेस्ट हो गया तो हो गया, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने एक चीज नोटिस की थी अपने एग्जाम देते वक्त कि भाई मेरे को ना 15 महीने के अंदर लिखने की आदत, एग्जाम में लिखने की आदत छूट गई, जिसकी वजह से मुझे एग्जाम लिखते वक्त दिक्कतें आई, मैंने फील किया। और मैंने उसी वक्त पर एक चीज की कसम खाई कि भाई मैं सीए फाइनल के टाइम पर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालूंगा। और मैं से मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं सर आपने सीएस क्यों करी, मैंने इसी वजह से सीएस करी थी, क्योंकि मुझे सीएस के थ्रू ये लगता था कि सीएस के अंदर उतना वो ही कोर्स है जो मेरे सीए के अंदर है काफी हद तक, और वो कोर्स मुझे हेल्प करेगा मुझे उसी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर मेंटेन रखने के लिए। तो मैंने अपने सीए इंटर को क्लियर करने के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस इंटर बोलते थे उस वक्त पर, उसके एग्जाम्स दिए उसी लेवल पर जाकर प्रॉपर तरीके से, ताकि मैं पढ़ता रहूं और साथ साथ उसके एग्जाम का एक लेवल भी मेंटेन करता रहूं। सेम लेवल पर सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स भी क्लियर करे। ऑल्दो मैंने सीएस के लिए खास टाइम नहीं दे पाया, लेकिन वो पेपर में लिखने का जो था ना वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे गया, मुझे सीए फाइनल में हेल्प मिली इस चीज की। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, देखो मैं चाहूं तो सारे सारे के सारे नोट्स दे दूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन जिस दिन आप पेपर में लिखने बैठेंगे ना नहीं हाथ चलेगा, सच्ची बता रहा हूं हाथ नहीं चलेगा। और जब ये सिचुएशन होगी ना तो फिर 80 छोड़ो 40 के भी लाले पड़ जाएंगे कि भाई 40 भी कैसे आएंगे। तो मैं उस लेवल पर लेके जाऊंगा ही नहीं। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं पूरा का पूरा आपको जितना हो सकता है क्लास में लिखवा के चलूं। जो चीजें मुझे बुक में डलवानी है मैंने बुक में डलवा दी है, और जो मुझे क्लास में लिखवानी है ताकि मुझे आपको आंसर, आपको याद होगा ना जब हम इंटर लेवल पे पढ़ रहे थे तो मैंने वो एएस जहां पर थ्योरी वाला पार्ट था वो भी आपसे क्लासेस के अंदर 4-4 5-5 एएस या तो क्लास में लिखवाए या होमवर्क में लिखवाए और चेक करवाए कि भाई करके आए हो नहीं करके आए हो, दिखाओ एक एक मुझे आंसर दिखाओ ताकि मैं आपकी गलतियां निकाल सकूं। और ये सॉल्यूशन अभी भी आपके पास होगा जब भी आप अपना कोई होमवर्क का क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा कि मैं होमवर्क नहीं दूंगा, मैं साफ बोलता हूं भाई मैं होमवर्क में विश्वास रखता हूं। ये बोलना कि भाई नहीं मैं सारा क्लास में करा दूंगा तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, भाई फिर काम नहीं चलता। वो 50 55 60 वाले काम करने ही नहीं है ना। अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी है तो लिखना पड़ेगा। पास होने के लिए अच्छे मार्क्स के लिए लिखना आपका जरूरी है। मेरा तो यहां पर लिखने का काम आएगा, आपको एग्जाम में जाके लिखना है, समझ रहे हो। और एग्जाम में ना दूसरा मौका उस वक्त पे नहीं मिलता है, 3-4 महीने के बाद मिलता है। यहां पर तो जो गलतियां हैं वो ठीक करने का मौका मिल रहा है ना। मैं एग्जाम में आज तक क्या बोलता है आपको शुरुआत से, एक ही चीज तो सिखाई आपको कि भाई जितनी गलतियां करनी है एग्जाम से पहले कर लो, ताकि एग्जाम में जाके गलती ना करनी पड़े। चाहे वो टेस्ट देने की बात हो, चाहे वो क्लास में क्लास वर्क करने की बात हो, चाहे वो होमवर्क करने की बात हो, आप जिस भी पॉइंट पर रुकेंगे छोड़ेंगे वहां दिक्कतें आएंगी। ठीक है, सो इन चीजों को मानना है, फॉलो करना है। और मैं मानता हूं जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो ये ऑलरेडी बात को जानते हैं कि सर अपने लिखवाने वाले पार्ट को लेकर कितने सीरियस हैं, चाहे वो क्लास में खड़ा करना पड़ता था। अब आप इस वक्त पे मेरी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, बट मैं ये सिंसेरिटी अज्यूम करूंगा कि आप लोग अपनी क्लासेस को बिजी शेड्यूल के बावजूद भी टाइम निकालकर उस पर रिविजन, उस पर टेस्ट पे काम करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, हमारा सिलेबस जो है ना वो है किस चीज का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इंड एएस का। इस इंड एएस का डिस्कशन मैं सीए इंटर की भी पहली क्लास में करता था जब मैं एएस के बारे में पढ़ाया करता था।
मैंने वहीं से इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। और मैं आपको तब भी बोला था कि आपके आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए भी ये काम आएंगे, जो मैंने एएस के बारे में बताया और यहाँ इंड एस के बारे में बताया। मैंने आपको कहा था इंडिया के अंदर दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस, और दूसरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑल्दो एएस के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट आ चुकी है अब तो, लेकिन अब हमें एएस की बात ही नहीं करनी। मैं कभी कभी थोड़ा बहुत आपको तंग करने के लिए छेड़ा करूंगा कि हाँ बेटा आपको एएस का पॉइंट याद है क्या? आप बोलोगे सर नहीं याद है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा बेटा हो गया ना काम, भूल गए ना? जो एक लेवल पे पढ़ाया दूसरे लेवल पे जाके भूलना थोड़ी होता है। आप इतने लायक तो नहीं हो ना, तो हमें उसको हल्का हल्का आपका थोड़ा सा दिमाग में डालता रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो रोस्ट मैं आपको अभी भी करूंगा, भले ही ऑनलाइन मोड पे हूं, लेकिन रोस्टिंग जारी रहेगी ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक बना रहे। जरूरी है, थोड़ा सा फन रहेगा क्लास के अंदर तो मजा आएगा पढ़ने में। क्लास को बोरिंग नहीं बनाना है। बोरिंग बनाएंगे ना तो फिर आप लोग कहोगे सर क्या लिखवा रहे हो, बोर कर रहे हो। नहीं, चलेगा, मजा आना चाहिए। क्लास में मजा आएगा तभी आप उसको अच्छे से और ग्रैब कर पाओगे, अच्छे से और समझ पाओगे। तो वो चीजें जानने के लिए आपको कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी मेरे साथ, और हम फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्शन में रहेंगे, वो बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, आप सबका एक ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड होंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आपके साथ डील करूंगा, वहीं पे आपके डाउट्स, आपके टेस्ट वगैरह सब वहीं से मैनेज होंगे। टेलीग्राम चैनल को भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी वही है, सी जितिन त्यागी अकाउंट्स गुरु। हम जैसे जैसे हम अपने इस फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे, आपके चैनल्स को हम सेपरेट करते जाएंगे, इंटर का अलग कर देंगे, एफआर का अलग कर देंगे। अभी मैंने अलग किया नहीं है, लेकिन हाँ मेरा प्लान है कि मैं एक एफआर का नया लॉन्च करूंगा। जो भी होगा उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में वैसे तो देखो टोटल 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए गए हैं आईसीएआई की तरफ से, जिसमें से हमारे कोर्स में 35 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर किया गया है, और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स भी हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर जो है वो इस चीज के रिगार्डिंग है, हम इसे कितनी क्लासेस में खत्म करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्लासेस जो हमारी लगेंगी वो है 90 to 100 क्लासेस के आसपास। एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि मैं अभी तो ये एक अंदाजा लेकर चल रहा हूं कि मेरे को इतने टाइम में कोर्स को खत्म करना है। बट अगर मुझे लगेगा थोड़ा सा भी मुझे क्वालिटी वाइज थोड़ा मैटर करना है, मैं 4-5 क्लासेस, 2 क्लासेस, 10 क्लासेस, 5 क्लासेस मैं ऊपर नीचे करूंगा। तो मैं 90-100 की रेंज लेके चल रहा हूं। मुझे 90 प्लस की उम्मीद है, लेकिन मैं 100 तक का रेंज लेके चल रहा हूं कि 100 क्लासेस तक इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, ये क्लासेस 2.5 घंटे से 3 घंटे का एवरेज टाइम पीरियड रहेगा। मैं वैसे तो क्लास को आपको याद होगा, मैं कभी भी फेस टू फेस क्लासेस में ब्रेक प्रेफर नहीं करता था, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर मोस्टली ब्रेक्स की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जब आप ये क्लासेस ऑनलाइन मोड पर देखते हो तो आपकी वो क्लास जो ऑलरेडी 2.5 घंटे की होती है वो ऑलरेडी 3.5 घंटे में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपनी तरफ से ब्रेक नहीं दूंगा। कभी कभार मुझे लगेगा कि हाँ जरूरत है, टॉपिक हैवी है, ब्रेक बनता है, तो हमें क्या है, देखो मेरे पास तो सब कुछ रिकॉर्डिंग फॉर्म में चल रहा है। मैं तो एक कट मारूंगा, ब्रेक खत्म हो जाएगा, आपके पास कॉन्टिन्यूशन आ जाएगा। तो ब्रेक तो आपके लिए आपके एंड पे खुद ही है। आप जब चाहोगे मुझे मेरी बोलती बंद करोगे कि सर को बंद करो, ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ये बार बार ब्रेक लेने के चक्कर में आपके कॉन्सेप्ट से आपकी कनेक्टिविटी टूटेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक कॉन्टिन्यूटी में ही सिलेबस को कराऊं, एक क्लास को कराऊं, जिसपे पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो। हाँ, कभी लगेगा तो मेरे एंड पर वो अपने आप उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे का एक एवरेज क्लास ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, ये कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। टोटल एस्टिमेटेड आवर्स इसको कवर करने में हमें करीबन 250 से 300 घंटे के बीच में लगेंगे। मार्केट में 400-450 घंटे का रेंज भी है, और बहुत डिटेल्ड भी है, बहुत अच्छी बात भी है वो, लेकिन उतना जाने के लिए भी हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। मैं बिल्कुल इसको 150-200 घंटे में भी खत्म नहीं कर सकता, तो इसको हम 250 से 300 घंटे की रेंज में रखने वाले हैं, जो मैंने अंदाजा लगाया है अपने पास। अगर हम 95 क्लासेस के आसपास लेने वाले होंगे, 2.5-3 घंटे की एवरेज लेके चलेंगे, तो ये 250 से 300 घंटे के बीच में आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंटर आपके पास क्या है, इस बैच की एप्लीकेबिलिटी कब तक होगी? एप्लीकेबिलिटी देखो, अभी अगर आपने 2025 सितंबर अटेम्प्ट में अपना एग्जाम दिया है, आप सीए इंटर क्लियर कर गए हैं, आप 2026 में कर रहे हैं, आप 2027 में कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा ये बैच 2026 वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, 2027 के लिए भी एप्लीकेबल है, 28 के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं 3 साल ही लिख रहा हूं, लिखने को तो मैं 4-5 साल भी लिख देता, लेकिन 3 साल ही लिख के चल रहा हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाई इंग्लिश इन 3 साल के लिए मेरी वैलिडिटी आपके पास है, ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है। अगर इसमें कोई चेंज आया तो वो यूट्यूब पे अमेंडमेंट की फॉर्म में मिलेगा, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है।
तो जितना भी है वो सब आपके पास अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, या फिर आपके ही जो फोल्डर होगा आपका गूगल ड्राइव वाला, वो उसी में अपलोड हो जाएगा, उसी में अपडेट हो जाएगा। तो आपकी टेंशन तो है ही नहीं। मैं एक बार बैटरी चेंज कर लूं, लगता है कि बैटरी डाउन हो जाएंगी, तो इसलिए 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ जी। अब सब कुछ ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं आपसे कह रहा था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस बैच जो है ये 2026 के लिए भी एप्लीकेबल है, 27 के लिए भी एप्लीकेबल है, 28 के लिए एप्लीकेबल है, और इन केस ऑफ एनी अमेंडमेंट जो भी होगा वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। थर्ड पार्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा जी, 5 बुक्स आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं इस बैच को बना रहा हूं, बुक्स पे काम चल रहा है, बुक्स जैसे से बन रही हैं, जैसे से प्रिंटिंग में जा रही हैं, तो मैंने ये उम्मीद लगाई है कि मैं पहले बैच में 5 बुक्स में इस पार्ट को कवर करने वाला हूं। हो सकता है कि आगे जाकर ये बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स क्वांटिटी वाइज कम हो जाएंगी, कंटेंट ऑब्वियस सी बात है कम नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी वाइज कम हो जाएगी। मैंने शुरुआत से जिस तरह से पढ़ा है मैं वैसे ही पढ़ाने वाला हूं। मैं कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बुक को अलग अलग रखने में विश्वास नहीं रखता। मेरे कॉन्सेप्ट्स के पीछे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, उसी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, उसी बुक के अंदर क्वेश्चंस भी होंगे। जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, समझाने का एग्जाम्पल होगा, वो सारा का सारा आपकी कॉपी में लिखा जाएगा। मतलब कि कॉन्सेप्ट बुक में आ गए, क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपकी कॉपी में आ गए, और उसके पीछे आपके क्वेश्चंस भी आ गए। तो एवरी बुक कवर्ड कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। बुक विल इंक्लूड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, प्लस आईसीआई का स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन जितने भी हैं वो कवर किया जाएगा। आरटीपीज हैं वो यहां पर कवर किए जाएंगे, जो भी रेलेवेंट आरटीपीज होंगे। ऐसा नहीं कि मैं 2000 का आरटीपी डालू, पॉसिबल ही नहीं है ना, इंडिया सी बाद में आए भाई, तो कैसे डाल सकता हूं पहले का। उसके अलावा एमटीपी है, उसके अलावा पास एग्जाम पेपर्स हैं, या फिर इन केस फ्यूचर में जो भी अमेंडमेंट होकर नया पॉइंट आता रहेगा, या कोई नया आरटीपी आता रहेगा, नया कोई एमटीपी आता रहेगा, जो मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है, वो आपके उस वाले फोल्डर के अंदर अपलोड होता रहेगा, या फिर यूट्यूब के थ्रू अवेलेबल होता जाएगा। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहकर, आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कनेक्शन नहीं तोड़ना है। जब तक आप कनेक्टिविटी मेंटेन रहेंगे, आपके पास आपकी चीजें जुड़ी रहेंगी, आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं फिर से लिख रहा हूं, नो सेपरेट बुक फॉर क्वेश्चन बैंक। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों के साथ ये चीजें नोटिस की हैं। मैं किसी का स्पेशली नाम नहीं लेता, लेकिन हाँ ऐसा चलता है मार्केट के अंदर कि जी कॉन्सेप्ट बुक अलग है और क्वेश्चन बुक अलग है, जिसकी वजह से बच्चा कभी आर्टिकलशिप से ऑडिट पे जाता है ना, तो उसके पास ऑलरेडी वो एक ना बैगेज इकट्ठा हो जाता है जाने के लिए। तो चाहता हूं अगर मैं एक बुक पढ़ा रहा हूं तो उसी एक बुक के अंदर क्वेश्चन भी आ जाए और कॉन्सेप्ट भी आ जाए, दोनों वहीं पे कवर होगा, ताकि आपको कैरी करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको टाइम लगाकर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जिस बुक का जो चैप्टर चल रहा होगा, जो एएस इंडिया चल रहा होगा, आप उसी को फॉलो करोगे और उसी से कवर कर लोगे। बार बार बुक चेंज करके उठाने में, लिखने में, पेजेस नंबर डालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पेजेस नंबर लिखवाऊंगा मैं, पेजेस नंबर लिंक करवाऊंगा, ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, एमसीक्यू बुक विल बी सेपरेटली गिवन, वो आपको सेपरेटली मिलेगी, इसके अंदर नहीं होगी। हाँ, जहां जहां पे मुझे लगेगा कि एमसीक्यू की जरूरत है, केस स्टडीज की जरूरत है, वो बुक में मिलेगा, और लेकिन अलग से एक एमसीक्यू बुक आपको दी जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो कॉन्सेप्ट बुक जो है सब कवर करके बनाई है, जो कॉन्सेप्ट बुक है वही आपको सब कवर करके बनाई है, आपकी मेहनत को कम करने की कोशिश की गई है, टाइम वेस्टेज को बचाने की कोशिश की गई है। समझ रहे हैं आप बात को? फिर आता है आपके पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट किस चीज का है सर? रिविजन का है। सर इसके लिए क्या प्लान रहेगा? रिवीजन के लिए एक बड़ा अच्छा प्लान है मेरे पास। मैं हर इंडेस या चैप्टर जो भी मैं करा रहा हूंगा, उसके खत्म हो जाने के बाद उस चैप्टर का या उस इंडेस का एक रिवीजन वीडियो भी आपके साथ अपलोड करूंगा। सर इससे तो नंबर ऑफ वीडियोस लेक्चर्स बढ़ जाएंगे। देखो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो रिवीजन के है ना, आपको वो तभी देखने होंगे जब आपको उसकी जरूरत होगी, और वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं हुई। फिर तो आपके लिए वो लेक्चर्स तभी जरूरी है जब आपने चैप्टर पूरा कर लिया, आप उसको एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा, और जब आपको दोबारा देखना है तो रिवीजन वीडियो देखिए, उससे आपको और हेल्प हो जाएगी। तो पूरे चैप्टर का जो एक सारांश होता है वो पूरा का पूरा वहां पे अवेलेबल होगा। आईसीआई भी तो करता है ये काम। आपको आईसीआई मॉड्यूल में आपके पीछे, आपके चैप्टर के पीछे एक क्यूआर कोड दिया है जहां पर पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है।
तो हम अपनी तरफ से उसको रिवीजन फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर विद वन फ्लो विद इन शॉर्ट टाइम पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। समझे बात को? क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसी तरह से काम किया जाएगा। उसके बाद सर अगला पॉइंट क्या होगा? ये देखिए, फिफ्थ पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट। और पता नहीं, मुझे टेस्ट से बहुत प्यार है। आप लोगों को तो नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि जिंदगी बदलती देखी है मैंने, बहुत बार देखी है। अभी एक रिसेंटली एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट था मेरा जो मुझसे 12th क्लास से पढ़ा हुआ है। जो बच्चे नहीं जानते, मैंने 11th 12th भी पढ़ाई है, और उस वक्त पर वो 12th क्लास से मुझसे पढ़ता था, और मैंने ही उसे इंस्पायर करके कि भाई तेरे को सीए करनी चाहिए, उसको सीए ज्वाइन कराया। उसने फाउंडेशन मुझसे पढ़ा, इंटर मुझसे पढ़ा, क्लियर किए, दोनों बढ़िया तरीके से किए। सीए फाइनल में मैं नहीं था, तो उसने अब तरफ से करा, कोशिश करी, पढ़ने की ट्राई करा, सब कुछ किया, लेकिन 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 उसको सीए फाइनल में ही करीबन 4 से 5 साल हो गए। और बाई चांस अभी इस सितंबर अटेम्प्ट से कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, वो मुझे टकराया और मैंने पूछा, भाई क्या रहा तेरा सीए, कब हुआ क्लियर वगैरह? क्या? सर अभी हुआ नहीं। अब हुआ क्या? अब समझना मेरी बात को। वो फिजिकली अपीयरेंस में भी अच्छा खासा लड़का था, जो कि एक हेल्दी लड़का हो गया, जिसका फिजिकल अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं है और मेंटली परेशान है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता है ना, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तुमने पूछा, तूने मुझसे आगे बात क्यों नहीं करी? क्या सर, मैंने बड़ी बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं क्या, किस मुंह से आपके पास आऊंगा। मुझे यही क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं आपको क्या बोलूंगा कि मेरा अब तक सीए क्लियर नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया। मैंने, बेटा ये बात तू मुझे ना बोलकर ये बोलता ना, सर मेरा हो नहीं रहा है, मुझे हेल्प कर दो, तो अब तक तेरा मैं बहुत भला कर चुका होता। मैंने बताया क्या दिक्कत आ रही है? कह रहा सर मेरा ऑडिट नहीं निकल रहा। बस उसे कुछ बातें बताई, उसमें कुछ टेस्ट जोड़े, टेस्ट सीरीज दिलाई, और उसका सितंबर अटेम्प्ट क्लियर हो गया। मतलब जो इतने अटेम्प्ट से रुका हुआ था, कहते हैं ना कई बारी कुछ पुश की जरूरत होती है। मैं नहीं कह रहा कि मैंने क्लियर करा दिया, उसे एक पुश मिल गया, शायद मेरी कुछ बातें उसे समझ आ गई, उसने टेस्ट सीरीज पे कुछ काम किया, फोकस लिया, और उसके बाद उसका अटेम्प्ट क्लियर हो गया। और अभी मेरे को फिर दोबारा मिला, मुंबई में पोस्टिंग भी मिल गई है जॉब की। बताओ, बदल गई ना किस्मत। तो हमेशा टीचर से बात जरूर करें, और अगर वो टेस्ट के लिए बोल रहा है तो उसकी बात को माने। और ये आप लोगों के लिए भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आप लोग अगर टेस्ट नहीं देंगे तो आप समझ जाइए कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगना कोई बड़ी बात नहीं है सीए के अंदर। और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना इससे बड़ी प्राउड की बात नहीं है। और उसका सिंपल सा रास्ता है, टेस्ट से होके जाता है। आपने टेस्ट देने हैं और कंप्लीट कर लेना है। तो हमने भी टेस्ट के रिगार्डिंग यही बात सोची है कि हम भी ऐसे करके चलेंगे। हम टेस्ट ऑफ इंडियस, अब एक इंडियस का टेस्ट तभी होगा जब वो इंडियस बहुत बड़ा होगा। अगर इंडियस छोटा है तो 2-3-4 कॉम्बिनेशन बनाकर हम एक टेस्ट अनाउंस किया करेंगे, और उसके लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास हमेशा होगा। ऑल्दो रिकॉर्डेड के अंदर सफिशिएंट टाइम हमेशा होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जिस तरह से मैं किया करता था वैसे ही मेंटेन करके चलूंगा। ऑल्दो हम अपनी क्लासेस में अपने क्वेश्चंस वगैरह, डाउट वगैरह सब ले चुके होंगे, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। तो टेस्ट ऑफ इंडियस होगा, कंबाइंड बेसिस पे होगा, 2-3-4 इंडियस बेस कंबाइंड टेस्ट होंगे। इसका सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, और आप हमें भी भेज सकते हैं। आप जानते हैं, चाहे फाउंडेशन पढ़े हो, चाहे इंटर पढ़े हो, या मुझसे नहीं भी पढ़े हो, किसी से जाके पूछ लेना, जितिन सर के पास से हमेशा टेस्ट सीरीज को चेक करके दिया गया है, और कोई पैसे नहीं लिए गए। हाँ, कोई बाहर का बच्चा था जिसको हम, जो हमसे नहीं पढ़ा था, हमने उसके हमेशा पैसे लिए हैं, क्योंकि हम उनको फ्री सर्विस देने पर हमें लगता है कि यार हमारी टीम के एफर्ट लगते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए वो चीज देनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारा बच्चा था ना, चाहे वो किसी भी टाइम पे क्लियर किया, हमने उसके पैसे नहीं लिए। हमने कोशिश यही करी कि भाई आप हमें टेस्ट भेज दो, हम चेक करा के देंगे, आपकी गलतियां आपको बता के देंगे। तो आप इस वक्त पे भी ये काम करेंगे, आप हमको अपनी कॉपी भेज सकते हैं, हम उसको चेक करके देंगे। और ऑब्वियस ही बात है, अभी ये टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा तो इसको चेकिंग मैं ही करूंगा। तो आपके लिए और बेटर होने वाला है कि आपकी चेकिंग पर्सनली मेरे थ्रू होगी, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएंगे। समझ गए आप बात को? जो भी कोई डाउट वगैरह होगा आपके पास, 6 पॉइंट मेरे पास क्या है, आपका डाउट सपोर्ट जो है वो आप व्हाट्सएप, फिर से वही नंबर है आपके पास 7011008509, और कॉल करने के लिए भी आप मुझे बात करना चाहते हैं कि सर लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो पा रही तो जो भी आपके साथ दिक्कतें चल रही होंगी, जैसा भी होगा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
काफ़ी चीज़ों के लेकर हम हेल्प कर पाए हैं आज तक बच्चों की, और आगे भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए टाइम पे हम पहले डिस्कशन करेंगे कि भाई हमें क्या टाइम आपके साथ रखना है उस वक्त पर, क्योंकि मैं मोस्टली रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ, तो मैं आपसे बात उसी वक्त पे कर पाऊंगा। तो हम टाइम लेकर उसको डिस्कशन कर लेंगे और टाइम पे अरेंज करेंगे आपके कॉल्स के लिए भी और आपके डाउट्स के लिए भी। पर्सनल डाउट भी होंगे तो उसके बारे में बात हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं आपके सिलेबस पर। सिलेबस नो डाउट लेंदी है बट ईजी है। सर इजी कैसे है, सब बच्चे कहते हैं एफआर बड़ा मुश्किल है, एफआर बड़ा मुश्किल है। कोई दिक्कत नहीं, सुनने को तो आपने अकाउंटिंग भी मुश्किल सुना था, आपने एडवांस अकाउंटिंग भी मुश्किल सुना था, स्कोर किया ना, अच्छा अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए हो ना, तो एफआर में भी होगा। मैं बोल रहा हूं ना, त्यागी जी है ना, समझ जाओ, त्यागी जी आपको पूरा का पूरा एफआर इजी बनाकर देंगे। लेंदी है मैं भी मानता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं अकाउंट्स का पेपर लेंदी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जहां पर टाइम कंज्यूम नहीं होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, तो फिर क्या हुआ। तो लेंदी बट इजी, स्कोरिंग पेपर एंड रेगुलर रिवीजन रिक्वायर्ड। और मैं ये अपनी क्लास में मेंटेन करके चलूंगा कि मैं आपको हर क्लास में पिछली क्लास का रिवीजन कराकर चलूं, ताकि आप लोग जो आलस में या टाइम की कमी की वजह से रिवीजन नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से आपका वो पार्ट खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पर तो ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं होगा ना कि आपने एक क्लास मिस कर दी और अगली क्लास में आ गए, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। आप एक क्लास देख चुके होगे, हां ये हो सकता है कि अगली क्लास आपने 3-4 दिन के बाद देखी, जिस वजह से आप 3-4 दिन में भूल ही गए कि क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। तो हर क्लास की स्टार्टिंग में 5-10-15 मिनट लगाकर आपका वो रिवीजन वाला पार्ट होगा, ताकि आपका मेंटेन पार्ट बना रहे, कि आप लोग अपने जो कहते हैं ना अपने रास्ते से ना हट जाएं। तो वो बहुत जरूरी होगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। और मेरा टारगेट, मैं ज्यादा एक्सट्रीम नहीं बोलता, बहुत लो नहीं बोलता, मुझे 85+ मार्क्स की उम्मीद है आप सबसे बनेंगी, क्योंकि मैं कोशिश तो उसके ऊपर ही करके चल रहा हूं। लेकिन मैं मानता हूं एग्जाम के अंदर सिली मिस्टेक्स होती हैं, अच्छे अच्छे से होती हैं, मुझसे भी होती थी, आपसे भी होती थी, और आप कर भी सकते हैं आगे जाकर। लेकिन फिर भी मरे से मरा 85+ का टारगेट रहेगा। आप 100 में से 100 लाओ, मैं तो माता रानी से हमेशा ये प्रे करूंगा कि भाई बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए। लेकिन सिली मिस्टेक्स को हम कंसीडर करते हुए चलें तो हमारा टारगेट 85+ का हमेशा रहना चाहिए। एक रीजनेबल टारगेट है, स्कोरिंग टारगेट है, इजी टारगेट है। 85+ इज ए वेरी स्कोर, कह सकते हैं ना, इजी स्कोरिंग मार्क्स है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा पेपर कितने मार्क्स का आता है, पेपर तो ऑब्वियस सी बात है 100 मार्क्स का आता है, लेकिन एग्जाम में कितने का आ रहा है जी, 116 से 120 मार्क्स के बीच में रेंज की रहती है करीबन। आपके पास इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे इंटर का पेपर था एडवांस अकाउंटिंग का, सेम पैटर्न पे ये भी है। पार्ट 1 पार्ट 2 एमसीक्यू 30 मार्क्स, पार्ट 2 सब्जेक्टिव है 70 मार्क्स। तो वही पैटर्न है सर, बदला क्या, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है यार। एमसीक्यू के अंदर वही आएंगे, केस स्टडी आएंगी, लेकिन हाँ पहले इंटर के अंदर 2 केस स्टडी आती थी, यहां पर कभी कभार 2 आती हैं, कभी कभार 3 आती हैं। एक केस स्टडी के अंदर 6 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभार 5 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो पैटर्न बदलता रहता है, ऑल्दो क्वेश्चन 15 ही है, 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स में कवर होगा एमसीक्यू। और स्कोरिंग रहा है हमेशा, हमेशा स्कोरिंग रहा है। मैं अभी एफआर को लेकर तो नहीं बोल सकता जी इस बच्चे के इतने मार्क्स आए इतने आए, लेकिन मैं आने वाले कुछ टाइम में ये बातें जरूर बोल रहा हूँ कि बेटा इसने इतने इतना स्कोर किया, इतना इतना इसके मार्क्स आ गए। आपके साथ भी होगा, आप भी वो चीज कर पाएंगे। बस जो फाउंडेशन में किया, जो इंटर में किया, वही फाइनल में करना है। मेरी बात माननी है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में सीए फाइनल एफआर 85+ मार्क्स चाहते हैं तो आपको ये बातें माननी होंगी, समझ गए आप। उसके बाद पार्ट 2 क्या, अच्छा मैं दिखा दूं पार्ट 2 क्या है साथ साथ ही। पार्ट 2 देखिए, पहले एमसीक्यू देख लीजिए, 2 से 3 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, एवरी क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, फिर से वही क्राइटेरिया है, टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स ईच के बेसिस पर। और पार्ट 2 में अगर मैं जाऊं तो सब्जेक्टिव 70 मार्क्स का है, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का है। और पता है आपका फेवरेट क्वेश्चन है सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग में आपके लिए, भाई आपका पता नहीं मेरा तो था पर्सनल फेवरेट, कंसोलिडेशन। यहां पर भी 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन कंसोलिडेशन का आ रहा है। अभी वो किस इंडेस के ऊपर बेस्ड है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं। अभी इंडेस का ना सिर्फ नाम हम लिखवा दूंगा, लेकिन नाम भी लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ नंबर लिखवा दूंगा बस। लेकिन मुझे ना अभी आज उस चीज की टेंशन चाहिए ही नहीं कि भाई आपका इंडेस का क्या डिटेल आपको याद है क्या याद नहीं है, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा आज। और आज पहले दिन उसको लिखवा के कुछ खास फायदा है भी नहीं मुझे, आपको याद भी नहीं होने। लेकिन जब एएस पढ़ रहे थे ना, तो याद है आपको, एएस करते 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 याद हो गए थे, सारे एएस आ गए थे। ऐसे ही यहां पर भी होगा।
इंड भी करते 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 सारे आ जाएंगे, टाइम लगेगा ना। और यहाँ टाइम है भी तो देने के लिए। ये कौन कह रहा है कि आपको सारा का सारा एक महीने में खत्म करना है? आपको टाइम देना है, क्वालिटी वाइज देनी है। जब एक ही एएस के एक ही क्लास में मैं 100 बार बोलूंगा तो क्यों नहीं याद होगा? वो 100 बार आपसे भी तो बुलवाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। आप सिर्फ मुझसे एक स्क्रीन के दूर बैठे हैं, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे कंट्रोल थोड़ा सा कम हुआ है बस, वरना फेस टू फेस का कंट्रोल में याद है ना मेरा फेस टू फेस का कंट्रोल कैसा होता था? अगर नहीं करके आए ना तो क्लास में खड़ा होना पड़ेगा, और वो क्लास 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, वो 2.5 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है। ऐसा हुआ है आपके साथ तो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन में ये कंट्रोल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप उस सिंसेरिटी को मेरे साथ फॉलो कर चुके थे, और मैं उसको फॉलो करवाऊंगा। और उसके बाद बचे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 10+4 में रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ रहा है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 8 और 6, 6 और 8, ये इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन नंबर 3 8 और 6 के 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 और 8 है, कभी कभार 8 6 में हो जाता है, लेकिन इसी पैटर्न पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और साथ में चॉइस, थ्योरेटिकल चॉइस। अब वो 4 मार्क्स में थ्योरी आपको आती है नहीं आती है, वो हम डिसाइड कर लेंगे, इतना मुश्किल वाला काम है भी नहीं। और क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए तो फिर से 5 5 4, तो टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, और बाकी बचे 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 14 मार्क्स के हिसाब से अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 5 क्वेश्चन की 70 मार्क्स की वेटेज बनती है। टोटल जो आपको करने के लिए मिल रहा है वो 114 मार्क्स का यहाँ पे करीबन मिल रहा है। इससे ऊपर नीचे कभी कभार चेंज करके आ जाए तो मैंने 116 से 120 की रेंज रखी है। आई होप 114 में कवर हो जाएगा, तो एज सच फिर से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं 14 इंटू 6 84, 14 इंटू 6 84, और 4 मार्क्स और लगा लो तो 118 मार्क्स बन जाता है। तो 116 से 120 का एवरेज रखा है, उसको आगे पीछे करके एडजस्ट करते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके अलावा अब आरी बात आती है आपके सिलेबस की। ये सारा यहां तक इंट्रोडक्शन हुआ बेसिक बातों को लेकर, लेकिन अब आपका सिलेबस में है क्या क्या? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि 35 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं मैं अभी भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने अपने इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी वेटेज 45 से 50% के बीच में रहती है। आपको याद है ना, इंटर के अंदर भी 3 बुक्स हुआ करती थी। पहली बुक ही 65 टू 70 मार्क्स की वेटेज में कवर करती थी। वो सारी चीजें वापस लेके आऊंगा, सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जो बच्चा मुझसे नहीं भी पढ़ा है ना, वो मुझसे पढ़ने के बाद ही जान जाएगा कि उसने इंटर के टाइम पर क्या क्या चीजें की कमी देखी है। क्यों? क्योंकि इन चीजों से हेल्प मिलती है यार, आपका पेपर को आसान बनाने का तरीका है ये। तो आपका जो पहला जो पार्ट रहेगा, जो हमारा मेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट रहेगा, वो 45 टू 50% के मार्क्स का रहने वाला है। और जो रिमेनिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 45% के हैं। अच्छा, ये जो आपके मेन है ना, मेन वाले, ये करीबन 6 ही हैं, 6 टॉपिक हैं इसके अंदर। टोटल मिलाकर जो हमारे टॉपिक्स भी है ना, वो 35 टॉपिक्स हैं, 35 टॉपिक्स, जिसके पहले 6 टॉपिक जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो मेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि 45 टू 50% तक की वेटेज जो कवर करते हैं। उसके बाद बचे रिमेनिंग इंडेस, यानी करीबन 23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो 40 से 45% कवर करते हैं। सोचो, समझ रहे हो आप? और करीबन अगर मैं बोलूं तो हमारे बैच की 40 टू 45% क्लासेस ऑलमोस्ट इस मेन इंडिया से पे जाएगी, और जो रिमेनिंग इंडियंस पे उसके ऊपर बाकी टाइम लगेगा। और कुछ और भी लिखा है, मिसलिनियस टॉपिक, जो काइंड ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक मैं कह सकता हूं कि थ्योरी की फॉर्म में आते हैं। अब क्या क्या है मेन इंडियन एस, क्या है रिमेनिंग इंडियस, क्या है मिसलिनियस टॉपिक्स, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो मेन इंडियस हैं वो आपके हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको लेकर बच्चों के अंदर ऑलरेडी काफी भय का, कहते हैं ना, डर का माहौल है। लेकिन डरने वाली बात है नहीं, फिर से बोलूंगा, त्यागी जी है ना, करा के जाएंगे, और इतना अच्छा करा के जाएंगे कि आपको ये टेंशन आएगी ही नहीं। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ये बहुत ही आसान बनने वाला है। बस मेरी बात माननी है, समझ गए ना, फॉलो करना है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का है आपका। उसके बाद आपके पास बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन तो आपने पढ़ा हुआ है यार, अमलगमेशन आपका फेवरेट बिजनेस कॉम्बिनेशन है। उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो मैं आपसे कह रहा था, कंसोलिडेशन आता है आपका। उसके अलावा शेयर बेस्ड पेमेंट है। उसके शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, एक वर्ड आपको मैंने इंटर लेवल पे पढ़ाया था, ईसॉप, ये वहां पे कवर कर जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर है इसका पूरा नाम, इंड AS 115। इसमें AS 7 AS 9 की बातें कवर करते हैं। लीज याद है AS 19, यहाँ पर इंड AS 116 है। और करीबन ये 6 टॉपिक्स हैं
जो आपके मेजरली 40 to 45% का कोर्स कवर करेंगे, आराम से कवर करेंगे, तो ऐसी कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। और उसके बाद आते हैं आपके बचे हुए रिमेनिंग इंडेस 40 से 45% फिर से। और इंडेस कौन कौन से कवर हो रहे हैं? 1 2 7 8 10 12 16 19 20 21 23 24 33 34 36 37 38 40 41। और ये क्या एकदम से 101 105 108 113? सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर, नाम तो दूर की बात है, नंबर कैसे याद होगा? ये क्या पढ़ दिया आपने एकदम से? कोई तो सीरियल ऑर्डर रखते। कोई दिक्कत की बात नहीं, सब चीजें मिलेंगी, सब चीजों का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये क्यों ऐसा आ रहा है इसका रीजन भी मिलेगा, सबकी बताऊंगा, सबको डिटेल में लेके चलूंगा, बेफिक्र रहना, टेंशन वाली बात ही नहीं है। टोटल मिलाकर कितने 23 इंडेस ये कवर किए जाएंगे यहां पर। और उसके अलावा भी कुछ है जो आपको हमेशा से प्यारा रहा, पसंदीदा रहा आपका। एक आदमी के लिए एक पसंदीदा औरत और दूसरा पसंदीदा थ्योरी बहुत जरूरी होती है। तो वो थ्योरी और छोरी दोनों मिलेंगे आपको, लेकिन टाइम आने पर। और उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी, जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये तो खास थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ये मिसलिनियस टॉपिक के अंदर मैंने रखा है। प्रोफेशनल एथिक्स है, आप ऑडिट के अंदर भी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो बिल्कुल ये वही है, अरे जो फाउंडेशन में भी था, जो इंटर में भी था, ये दोबारा से आ गया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। थोड़ा सा अब हम इंडेस के पॉइंट से आगे लेके चलेंगे इसे। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंडेस, क्या डिफरेंस भी आएगा? हाँ, इंडेस दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े बहुत ही हैं। इंडेस 115 116 और 12, इनके बारे में बातें करेंगे। ये लीज और डेफर टैक्स और ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन, याद है कुछ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उनके बारे में डिफरेंसेस हैं। एग्जाम के अंदर चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपके कोर्स का पार्ट है, तो हम इसको जरूर रखेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक, और जो हमारे सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक भी होगा, इंट्रोडक्शन टू इंड एएस एंड शेड्यूल 3। हम अपनी जो कोर्स की शुरुआत करेंगे ना, वो इंट्रोडक्शन टू इंड एएस के साथ करेंगे। मतलब इंड एएस क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। और ये भी 6 टॉपिक आपके बनते हैं, तो टोटल मिलाकर आपको करने हैं मेरे साथ कितने 35 टॉपिक्स। और ये 35 टॉपिक्स का ही पूरा का पूरा ड्यूरेशन आपके सामने मैं बता चुका हूं। 90 to 100 क्लासेस, 250 से लेकर 300 घंटे के बीच में, जिसमें आपका पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। लेकिन 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 अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आप जानते हैं, पहली क्लास में मैंने आज तक कभी कोर्स शुरू नहीं कराया, और मैं आज भी नहीं कराने वाला। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? मैं क्यों नहीं कराता? क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चा चाहे फाउंडेशन में आए, चाहे इंटर में आए, चाहे फाइनल में आए, वो अपना बेस स्ट्रांग नहीं रख पाता। भले ही सब्जेक्ट का नाम बदल गया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, लेकिन अकाउंटिंग तो यहां पे भी यूज होने वाली है। और मैंने फाउंडेशन लेवल की फर्स्ट क्लास हुई, चाहे इंटर लेवल की फर्स्ट क्लास हुई, और आज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी पहली क्लास है। तो मैं यहां पर भी आपके साथ वही गुरु मंत्र आपको आज भी देना चाहूंगा, क्योंकि वो अगर आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, तो मुझे पता है कि मुझे आगे आने वाली फिर से 80 से 90 या 100 क्लासेस के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखो आज के टाइम में ना क्या होगा, आप बोलेंगे मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो कैसे पता चलेगा? ऑल्दो मैं क्लास में रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ चुकी है उस चीज को बोलने की। मेरे अंदर से जर्नल एंट्री निकलती ही नहीं है। सर जर्नल एंट्री, हाँ बेसिक की बात कर रहा हूं, फिर से भूल गए क्या? जर्नल एंट्री के बिना, और जर्नल एंट्री के साथ एक और वर्ड भी तो सिखाया था, क्या था? डुअल एस्पेक्ट, याद है ना? और यहां पर आकर तो सिर्फ नाम बदलेंगे, अकाउंटिंग नहीं बदलेगी। समझ गए बात को? अकाउंटिंग नहीं बदल रहा हूं मैं आपको सिर्फ नाम बदल के बताऊंगा बातों को। लेकिन 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 क्या आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट याद हैं? मुझे तो लगता नहीं है, आप भूल गए होगे पक्का। हाँ याद है, भूल गए? चलो देखते हैं। आई होप आप सबको याद होगा। और हम अपने पास जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो मैंने आपको हमेशा कितनी चीजें बताई, याद है ना आप लोगों को? कितनी चीजें थी हमारे पास? वही 5 चीजें। कौन कौन सी 5 चीजें? सर अब इस लेवल पे आके भी ये पूछोगे क्या? बिल्कुल पूछूंगा भाई। आपको लगता है कि आपको आता है, बट मुझे पता है कि आपको दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें कहीं ना कहीं आप में से काफी आर्टिकलशिप के टाइम पे ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे। और जिनको नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने उसको मेंटेन किया है,
आपने अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने कॉन्सेप्चुअल को मेंटेन कर लिया है और ये जिंदगी भर मेंटेन रहेगा अभी। लेकिन अभी भी अगर कोई ऐसा है जिसके साथ ये बेसिक्स की दिक्कत अभी भी आती है, तो भाई ये आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। लोग तो इंटर लेवल पे भी नहीं बताते, मैं तो वहां पे बता के चल रहा हूं, मैं तो एफआर के लिए फाइनल लेवल पे भी बता के चल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप बच्चे मेरी तरह ही तो हैं। लेकिन मैंने ना, जिस दिन मैंने सीखा था, मैंने 12th क्लास में सीखा था, उसके बाद मैं नहीं भूला। चाहे फिर फाउंडेशन लेवल आया, चाहे इंटर लेवल आया, चाहे फाइनल लेवल आया, कोई भी लेवल आया, जरूरत हमेशा पड़ती रही। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे तो आज तक पड़ रही है। और जब आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हो, आपको इनकी जरूरत तो रोज पड़ती है। कहां जरूरत नहीं पड़ती आपको? और पता है आपको, कई बार आपको ऐसा फील होता होगा, मैं प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को। मैंने अपने टाइम पे बहुत फील किया था उस वक्त पे, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा शायद, कि आप जिस जगह भी क्लाइंट के पास जा रहे हो ना, उस क्लाइंट के पास जो अकाउंटेंट बैठा है ना, कई बार वो इतना शार्प मिलता है आपको, इतना बढ़िया इंसान मिलता है जिसकी अकाउंटिंग ना बहुत टॉप लेवल की होती है। और कई बार आप ये फील करते हो कि यार इसको तो बड़ा अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से वो काम कर रहा है और उसकी वो आदत अब उसकी बेस्ट बन चुकी है। उसका कहते हैं ना, जैसे कोहली हो गया भाई, बैटिंग करता है तो ऐसा लगता है क्या शॉट मार रहा है, क्योंकि उसने इतना एक्सपीरियंस, उतनी प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन अगर आप बैट लेके खड़े हो जाओगे तो भाई पहली बॉल पे बोल्ड हो जाओगे। समझ रहे हो बात को? आपको भी खेलने की आदत होगी, आपने भी खेला होगा बहुत अच्छा, लेकिन एक बहुत टाइम के बाद खेलना में आपके जो रिफ्लेक्सेस है ना, वो खराब हो जाते हैं। और यही सेम चीज आपके साथ यहाँ पे अकाउंटिंग को लेके हो रही है। बेसिक को अगर आप भूल गए होगे तो रिवाइज करना जरूरी है ना। तो मेरा काम तो रहेगा हमेशा कि भाई मैं तो आपसे बेसिक पे ही बात करूं। तो हम यहां पर शुरुआत से बात करते आए हैं कि आपके साथ बैलेंसेस हैं। बैलेंसेस के बाद हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना सीखा था शुरुआत से? 5 पार्ट्स में। वही 5 पार्ट आज भी चल रहे हैं। एसेट्स थे। एसेट्स के बाद हम हमेशा डिस्कस किसका करते आए? एक्सपेंसेस का। उसके बाद हम हमेशा डिस्कस किसका करके आए? लायबिलिटीज का। उसके बाद हमने डिस्कशन किया किसके बारे में? इनकम के बारे में। और एक और चीज, कैपिटल। अब वो कैपिटल को इक्विटी बोलो, प्रेफरेंस बोलो, वो सब चीजें यहां पे कवर हो जाएंगी। मैं ये नहीं बता रहा कि एसेट्स क्या होते हैं, अब इस लेवल पे भी ये बताऊंगा फिर तो भाई साहब लानत है हम सब पे। नहीं, मुझे बैलेंस को हल्का सा रिव्यू कराना है बस, और कुछ नहीं। मैं मानता हूं आपको ये आता होगा यार, बिल्कुल पक्का आता होगा। लेकिन जब मैं एंट्री पूछूंगा ना, क्योंकि अब जाकर यहां पर एंट्रीज का और तरह का पैटर्न बदलेगा, उस वक्त पर अगर आप नहीं सोच पाए तो मुझे तब बहुत दुख होगा कि अब मैंने शुरुआत में डिस्कशन क्यों नहीं किया। मुझे डिस्कशन करना जरूरी था आपके साथ, क्योंकि मैं आप पर उस लेवल का ट्रस्ट आज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने अभी सीए इंटर लास्ट कब क्वालिफाई किया हुआ है। आप एफआर की क्लासेस इंटर पास करते ही देख रहे हो, या 1 साल हो चुका है? क्योंकि जितने बच्चों से मेरी बात होती है ना, बच्चा मोस्टली ये कहता है कि सर क्लासेस तो ले ली थी, देखी बहुत लेट, टाइम ही नहीं मिल पाया, बहुत गैप था, एसपीओएम दे रहे थे, ये दे रहे थे, आर्टिकलशिप में बिजी थे, सर बिल्कुल लास्ट में आ गए, अब आप क्लास ले रहे हैं। अरे भाई, तो 1.5-2 साल तो निकल चुका है। और जब इतना टाइम निकल चुका है और हालात खराब हैं, उस वक्त पर तू कुछ पढ़ने बैठा हो, तुझे याद नहीं आया पुराना, तो भाई फिर क्या होगा? फंस गया ना फिर तो तू। तो मुझे वही चीज संभालनी है। तो आप लोग किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, लेकिन मेरा काम आपको उसी बेसिक लेवल से पढ़ाने का है, ताकि आप लोगों को कल को ये फील ना हो कि सर ने जर्नल एंट्री लिख तो दी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है, डेबिट क्यों हुई है, क्रेडिट क्यों हुई है, लॉजिक कहां चला गया हमारा। वो जो लॉजिक अगर गलती से मिस हुआ है, अगर मेंटेन्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेस्ट हो आप इस वक्त पर। लेकिन अगर मेंटेन नहीं है तो मैं मेंटेन करवाना चाहता हूं, ताकि वो दिक्कत आप फेस ना करें। याद करिएगा एक बार प्लीज, मुझे याद दिला दीजिए, मुझे, मैं तो भूल गया हूं कि भाई यहां का जो ओरिजिनल बैलेंस था, डेबिट, याद आया कुछ? एक्सपेंसेस का डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट। आपको ऐसे एकदम से ऐसा फील होगा कि यार हम कहां कहां पहुंच गए, कौन सी क्लास में पहुंच गए। ये वो कहते हैं ना कि भाई पुरानी यादें आ जाती, एकदम से फ्लैशबैक आता है, बिल्कुल फ्लैशबैक आएगा। उसके अलावा अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने के लिए हम याद है क्या करते थे? सेम ऑर्डर मेंटेन करते थे। डेबिट वाला डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट ही रहेगा। और अगर हम इसमें क्या करते थे? डिक्रीज करते थे। डिक्रीज का मतलब रिवर्सल में चले गए, तो डेबिट वाला चला गया क्रेडिट में और क्रेडिट वाला चला गया डेबिट में, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। आई होप सबको याद होगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी वो भी आप सबको याद होंगी, लेकिन
एक दिक्कत और थी यहां पर, ये तो आपको पहले भी आता था, कुछ बच्चों को शायद ना आता हो अभी भी, बट मैं उम्मीद नहीं करता कि इस लेवल पर आकर आप ये बात मुझे बोलो कि सर हमें ये नहीं आता। नहीं, मैं नहीं मानता, आपको आता होगा, इतने लायक नहीं हो आप लोग। लेकिन डुअल एस्पेक्ट लगाना अभी भी नहीं आता। डुअल एस्पेक्ट, हां, वही डुअलिटी प्रिंसिपल। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुई, कोई भी इवेंट अगर हुआ, तो उस इवेंट के अंदर अगर कुछ भी है तो या तो वो डेबिट का है या वो क्रेडिट का है। क्यों है? क्योंकि कुछ बड़ा है, कुछ कम हुआ है, दो कम हुए हैं, दो बड़े हैं, हो सकता है ना। तो उनके बारे में सोचने में हम क्या आज भी गलती करते हैं? अगर हम आज भी वो गलती कर रहे हैं तो इन बैलेंस को आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इन बैलेंस को आने के लिए के साथ साथ डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट का आना भी जरूरी है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बचपन से बोलते हैं, पहले पॉइंट से याद है, फर्नीचर परचेज इन कैश। फर्नीचर परचेज इन कैश, फर्नीचर क्या होता था? एसेट। कैश क्या था? एसेट। फर्नीचर बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ कैश एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। वही तो है, सब कुछ वही है। बस आपको तोड़ना आना चाहिए। आपके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, क्योंकि आगे जाकर होगा ना। मैं इंडिया 16 कराऊंगा, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पढ़ा हुआ है आपने। अकाउंटिंग एंट्री वहां पे भी की थी आपने। बोरिंग कॉस्ट आएगा, वहां पे फिर से दोबारा आने वाला। सर ये दोबारा से ही ऐसे? हाँ भाई, वो वही है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं तो खुद ये पछता रहा हूं कि मैंने इतना लेट क्यों कर दिया आपको पढ़ाने में। मैं थोड़ा सा टाइम अगर निकाल लेता तो मैं ये तो साथ साथ करके निपटा देता आपके लिए। लेकिन अब आ गया हूं ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि भाई यहां से अब जिम्मेदारी मेरी है। बस मेरी बात मानो, त्यागी जी पे विश्वास करो। त्यागी जी आपको आए हैं, पास करा कर ही जाएंगे, 80 मार्क्स 85 मार्क्स दिला कर जाएंगे। समझ गए? त्यागी जी है ना, बोल दिया ना मैंने, बस इस पे फोकस कीजिए। सो डुअल एस्पेक्ट की बात कर रहा था कि डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या था कि अगर आपके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन आ रही है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें इंक्रीज हो रहा है या फिर उसमें डिक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट आएगा, यह आपको आना चाहिए। बाकी का काम सारा मैं संभाल लूंगा, बट मैं पूछूंगा जरूर। ये बात ध्यान रखना, जिस दिन भी मैं कोई चैप्टर, कोई एएस, इंडेस कुछ भी करा रहा हूंगा, मैं हमेशा इस बात को लेकर कंसर्न रहता हूं कि भाई आपको एंट्री आप खुद मन में सोचें। मैं यहां लिखने से पहले एक बार रिवाइज कर रहा हूंगा, मैं बोल रहा हूंगा कि बेटा बताओ ये बढ़ रहा है, क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। आप जवाब दे रहे होगे, मुझ तक नहीं पहुंच रहा होगा लेकिन आपके मन में आ रहा होगा। मन में आ गया ना, समझो मुझ तक आ गया। और अगर आपने मन में भी नहीं सोचा तो फिर आप सिर्फ नोट कर रहे हो। भाई मैं बता रहा हूं, आप किसी भी लेवल पर जब तक मेहनत के साथ, कोशिश शिद्दत से नहीं करेंगे तब तक पास नहीं होंगे। सिंपल सा फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट है ये। आप लोगों को इस बात को मानना होगा, समझना होगा कि हर लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है। मैं एफआर को लेकर शुरुआत कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इस लेवल पे मेहनत करूं। समझ रहे हैं आप बात को? इस लेवल पर आकर मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना जो मेरा एक अधूरा पॉइंट छूटा हुआ मेरी लाइफ का, कहते हैं ना एक कंप्लीटनेस में एक कमी रह जाती है, वो कमी थी ये वाली, और मैंने वो दूर कर दी है। ये बहुत जल्दी से पूरी खत्म हो जाएगी और मेरे सामने यहां पर भी वो रिजल्ट लगे होंगे जो मैं अब तक मिस कर रहा था। और मेरे एंड पे कमी थी सिर्फ, क्यों? क्योंकि मैं ढीला पड़ा हुआ था कि यार कौन करेगा मेहनत, कौन बुक बनाएगा, कौन टाइम निकालेगा। लेकिन करा ना, क्योंकि वो एक मन में बात छुपी हुई थी, एक मन में दबा हुआ था। और जो लोग भी मुझे जानते हैं वो मेरा बैकग्राउंड डिटेल में जानते हैं। मेरी जोश टॉक पे वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी कि मैं किस लेवल से उठकर कहां तक पहुंचा हूं, और मैं इससे भी और आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं आई है। मुझे इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, 20 साल से ऊपर मुझे पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन आज भी नहीं है कि भाई नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। और सेटिस्फेक्शन आनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन सेटिस्फेक्शन आ जाए समझ जाना आपके प्राण जा चुके हैं, अब आपकी लाइफ बची नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन आने का काम को छोड़ दीजिए। चाहे पैसा कमाने की बारी हो, चाहे पढ़ने की बारी हो, चाहे रिजल्ट लाने की बारी हो, चाहे मार्क्स लाने की बारी हो, चाहे घूमने फिरने की बारी हो, चाहे खाने पीने की बारी हो, सेटिस्फेक्शन नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर यही कोशिश होनी चाहिए कि अब भी कुछ बाकी है, और कुछ अच्छा किया जा सकता था, और कुछ बेटर हो सकता था। तो यही कोशिश के साथ हम अपना ये वाला पार्ट पूरा का पूरा शुरुआत करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपका सीए फाइनल का पेपर पूरा निकालेंगे।
मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जाने से पहले। अभी ये वीडियो का लेक्चर आज यहां खत्म हो जाएगा। ये आज आपका इंट्रोडक्शन टू एफआर था मेरे साथ, कैसे हम आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम अपने पास किस तरह से इस पार्ट को रखने वाले हैं। आपके साथ इंट्रोडक्शन टू इंडियस का साथ ये पार्ट शुरू होगा। मैंने थ्योरी भी रखी है। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता जी बेटा ये पढ़ लो और यही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं कर सकता। आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम आईसीआई के मॉड्यूल को पूरा टॉप प्रायोरिटी के साथ इज्जत देंगे, उसके साथ मिलकर चलेंगे और जितना हो सकता है जो जो चीजें हमारे काम की हैं उनको हम पूरी तरह से पढ़कर चलेंगे। तो मेरी तरफ से हर वो चीज यहां पर मिलेगी जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होने वाली है। और जैसे ही ये वाला चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म होगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहां पर खत्म होगा, इसके अंदर मैं डालूंगा इसको, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को आपके साथ डिस्कशन में डालूंगा पूरा का पूरा। जैसे ये पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद जाकर इसके साथ इसके मिलेंगे आपको अलग से इसके क्वेश्चंस, जिसमें आईसीआई के एग्जाम क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर आपका एमटीपी होगा, आपका आरटीपी होगा, जो जो इस चैप्टर को लेकर अब तक आया होगा। इवन अगर लास्ट एग्जाम इसके अंदर से क्वेश्चन कब आया है, सीए फाइनल मई 2024 4 मार्क्स का, वो भी यहां पे मिलेगा। तो एग्जाम क्वेश्चन लेटेस्ट जनवरी 26 तक के, मैं जनवरी 26 बोल रहा हूं ये, हाँ, क्योंकि ये बुक तो प्रिंट होकर आएगी तो जनवरी 26 का एग्जाम हो चुका होगा, तो वो क्वेश्चन भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, मैं इसके अंदर डाल के दूंगा आपको। तो जनवरी 26 तक के क्वेश्चंस आपके इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड आपको मिलने वाले हैं। तो बेफिक्र रहिए, बस मेरी बात माननी है। समझ गए आप सब लोग? बुक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड। चाहिए तो क्या, आपका और मेरा एक साथ मिलकर काम करना। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है, नीचे एक नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमारी क्लासेस को बुक कर सकते हैं। और जाकर प्लीज जरूर 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 फोकस कीजिएगा कि जो आज मैंने बातें बताई हैं इसको हम आगे से एम्प्लॉय कैसे करने वाले हैं, ठीक है। और अपने जूनियर के साथ प्लीज ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सब तक क्वालिटी कोचिंग पहुंच सके और हम अपना सीए फाइनल का एफआर का पेपर आसान बना सके। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच एंड जय माता दी। जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आगे कंटिन्यू करेंगे, अपना सिलेबस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।